आई रिवाइज करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 5 इज अबाउट स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये सेक्शन बताता है कि किसी पर्सन की कौन कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगाया जा सकता है। उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कि स्कोप ऑफ इनकम। आरओआर के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है, लेकिन याद रखिए जो इनकम एग्जेम्प्ट है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, या फिर पास अनटैक्स प्रॉफिट जो पास्ट ईयर्स में टैक्सेबल है, करंट ईयर में नहीं है आपके यहां पर, करेक्ट। तो आरओआर के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम। जब एनआर के लिए देखें तो दो इनकम देखें, याद रखिए अर्नड और रिसीव्ड है, अर्नड और रिसीव्ड। तो अगर अर्न ना भी हुआ हो, रिसीव हो गया हो, या वाइसे वर्सा रिसीव हो गया हो, अर्न ना भी हुआ हो, तब भी टैक्सेबल है। कीप इट इन माइंड। और एनओआर के लिए जब चेक करेंगे तो उसमें इंडिया की इनकम तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ में इंडिया के बाहर की इनकम भी देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिए कि अगर बिजनेस इंडिया में सेटअप है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एनओआर के लिए रेलिवेंट है। अगर इंडिया के बाहर का बिजनेस है और वो हेड ऑफिस इंडिया में है, या कंट्रोल इंडिया से, या सेटअप इंडिया से है, तो एनओआर के लिए टैक्सेबल है। इंडिया के बाहर की इनकम एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। कीप इट इन माइंड। आरओआर के लिए वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल रहेगी इनकम आपके लिए यहां पर। क्लियर पॉइंट। रिसीव में ध्यान दीजिएगा, रिसीव में हम देखते हैं फर्स्ट टाइम कहां रिसीव हुआ था। अगर रिपेट्रिएशन है, रेमिटेंस है, तो उसे रिसीव नहीं माना जाता। इनकम वॉज फर्स्ट रिसीव्ड इन यूएसए एंड देन रिपेट्रिएटेड इनटू इंडिया, दिस इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पर आइए। जब हम ये देखते हैं कि इनकम इंडिया में अर्न हुई या नहीं हुई, तो हम देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। कब हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया में इनकम अर्न की गई है। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया पढ़ना। अगर सैलरी की इनकम है, अगर आपने जॉब इंडिया में की है, काम इंडिया में किया है, तो वो इंडिया में अर्न मान लेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं, इंडियन सिटीजन हैं, और आपने बाहर भी काम किया है, तो भी हम एज्यूम कर लेंगे इंडिया में टैक्सेबल है। लेकिन इंडिया के बाहर के जो अलाउंसेज हैं और जो पर्क्स हैं, उनको सरकार ने रिलीफ दे दिया और एग्जेम कर दिया वहां पर। थर्ड और फोर्थ पॉइंट, इंडिया में कोई अगर एसेट सिचुएटेड है या सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल है। आप उसको ट्रांसफर करें या उससे रेगुलर इनकम अर्न करें, जो कुछ भी करें उससे वहां पर आप। याद रखिए, अगर आपने इंडियन कंपनी के डिबेंचर खरीदे हुए हैं, या इंडियन कंपनी को कोई पैसा उधार दे रखा है, लोन दे रखा है, डिपॉजिट है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि दैट अमाउंट इज फ्रॉम सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया में एक सोर्स है, उससे इनकम निकल कर आ रही है आपको वहां पर, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट चेक कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस। अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है तो आपके लिए हमेशा टैक्सेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन अगर बाकी किसी से मिल रहा है, तो आपको यह देखकर चलना है सिचुएशन में कि वो यूज कहां पर किया गया था, जो अमाउंट बोरोड था वो कहां यूज हुआ था, जो पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ या स्टडी जो भी थी यूज कहां हुई थी, या सर्विसेज कहां पर यूज की गई थी। यूज टेस्ट देखना, बस यूज कहां पर किया गया आपने वहां पर, करेक्ट। यूज टेस्ट, कहां पर आपकी सर्विसेज यूज हुई, पेटेंट कहां यूज हुआ, नो हाउ कहां पर यूज हुआ, अमाउंट बोरोड कहां यूज हुआ। अगर इंडिया में यूज हुआ तो वो जो भी इनकम है उस पर इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई भी ब्रांच है, कोई ऑफिस है, कोई भी चीज है आपके बिजनेस इन इंडिया, तो उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो कंट्रोल कहीं से भी हो, उसका हेड ऑफिस कहीं पर भी हो। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मद्रास कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मद्रास, मद्रास यानी कि चेन्नई इंडिया में है अगर है, तो वो टैक्सेबल होकर चलेगा आपका। लेकिन अगर कोई इंडिया में गुड्स खरीदता है, एक्सपोर्ट कर देता है, माफ कर दिया गया। इंडिया में न्यूज कलेक्ट करके बाहर भेजता है, माफ कर दिया गया। मूवी की शूटिंग करता है, नॉन रेजिडेंट, नॉन सिटीजन, माफ कर दिया गया, करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन 9 हो गया। सेक्शन 5 प्लस सेक्शन 9। सेक्शन 5 इज अबाउट स्कोप ऑफ इनकम, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। सेक्शन 9, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। लेकिन हमें जानना है कि कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, तो उसके लिए में कहां पहुंचना पड़ेगा, सेक्शन 6 के अंदर यहां पर, करेक्ट। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में, जितनी चीजें ध्यान से पढ़ोगे अभी सब रिकॉल होंगी। बस कंसंट्रेट करके पढ़ना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। माइंड की वेव्स, बिल्कुल उसका सिंपल टूल कंसंट्रेशन। उस टाइम में फोन स्विच ऑफ करके कोई और थॉट नहीं, प्रेजेंट में रहते हो अगर एक बार आराम से पढ़ लोगे तो माइंड में फ्रीज हो जाएगा, वो पक्का रिकॉल होगा।
बस आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। इस टाइम पर आप सिर्फ सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं, ना अगला पिछला कोई सब्जेक्ट आगे पीछे क्या हुआ, सिर्फ 6 को पढ़ रहे हो तो माइंड में जम जाएगा पॉइंट अपने आप ही। देन यू विल बी एबल टू रिकॉल इट वेरी इजीली। सेक्शन 6 ROR, RNOR, NR के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी है? 2। दोनों के बीच में कंजंक्शन क्या है? और दोनों पूरी करनी है, कोई एक। स्मार्ट वर्क क्या है? अगर कोई एक दिखाई दे जाए पूरी हो गई तो हमें दूसरी जरूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 182 डेज। और सेकंड कंडीशन क्या है? 60 प्लस 360 इन पास्ट 4 ईयर्स। पूरे चैप्टर में क्या लगा हुआ है? डेज आगे और मोर लगे हुए इस चैप्टर के अंदर, ध्यान दीजिएगा। मोरों का खास ध्यान रखिएगा यहां पर, इसके अंदर यहां पर दोनों में से कोई एक कंडीशन। लेकिन सेकंड कंडीशन कुछ केस में हम चेक नहीं करते। कब चेक नहीं करते? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर क्या करे? इंडिया विजिट करे, या फिर इंडियन सिटीजन अगर क्या करेगा? इंडिया छोड़कर जाएगा, लीव्स इंडिया। वहां पर इन 2 केस में याद रखिए, सिर्फ इन 2 केस में सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी। चांसेस इस बात के बढ़ जाएंगे कि आप नॉन रेजिडेंट बन जाए वहां पर आप। नेक्स्ट, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप रेजिडेंट हैं तो आपको आगे डिसाइड करना है कि ROR या फिर RNOR। अगर NR है तो एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी। अगर आप रेजिडेंट हैं तो एडिशनल कंडीशन कितनी है? 2। कंजंक्शन क्या है? एंड। इसका मतलब दोनों करनी है तो ROR, अदरवाइज RNOR। स्मार्ट वर्क क्या है? अगर कोई भी कंडीशन दिखाई दे सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे? आप RNOR लिखकर खत्म कर देंगे, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है आपकी। एक कंडीशन क्या है? पिछले 10 ईयर्स में, पिछले जब भी देखेंगे ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी तो पास्ट 10 ईयर्स देखकर चलेंगे। पास्ट 10 ईयर्स में कितनी ईयर्स में रेजिडेंट रहा हो? 2 ईयर्स के अंदर। और पास्ट 7 ईयर्स में हाउ मेनी डेज? 7, 30 डेज आपका स्टे रहा वहां पर आपका। करेक्ट। नेक्स्ट, HUF के लिए अगर एक डिसीजन भी इंडिया में ले लिया गया, इफ कंट्रोल इज होली और पार्टली इन इंडिया, देन इट इज रेजिडेंट। और रेजिडेंट है तो मैनेजर से चेक करेंगे हम दोनों एडिशनल कंडीशन। नॉन रेजिडेंट बनना चाहती है HUF तो सारा का सारा कंट्रोल इंडिया के बाहर होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी के लिए अगर इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसकी मीटिंग नहीं देखते, ऑलवेज रेजिडेंट। अगर फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, तो उसकी मीटिंग्स कहां पर हुई, कंट्रोल कहां सिचुएटेड है। अगर एक मीटिंग भी बाहर हो गई तो क्या हो जाएगा वहां पर? हो नॉन रेजिडेंट। इंदिरा नूई का केस आप रिकॉल करें अगर साथ साथ तो कनेक्ट हो सकता है। एक मीटिंग बाहर कर दो तो उस सिचुएशन में आप क्या बन जाएंगे वहां पर? आप नॉन रेजिडेंट। अगर सारी मीटिंग इंडिया में करेंगे तो रेजिडेंट। याद रखिए, इंडिविजुअल HUF को छोड़कर बाकी किसी को भी ROR, RNOR नहीं चेक करते। जो ROR की इनकम है, ग्लोबल इनकम, वही रेजिडेंट की इनकम टैक्सेबल हो जाती है, सिर्फ रेजिडेंट के लिए वहां पर। बाकी पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, चैरिटेबल ट्रस्ट, क्लब्स जो भी हैं, उनका अगर एक भी डिसीजन इंडिया में ले लिया गया, जरा सा भी कंट्रोल इंडिया में है, तो क्या बन जाएगी वहां पर? वो रेजिडेंट। और अगर नॉन रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो क्या होगा? सारा का सारा कंट्रोल इंडिया के बाहर। ओके, शाबाश।